सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब ये है कि जब हम सेल को फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन आपको पता है कि एक तरह से किसी भी चीज के पार्ट को कहा जाता है। जब आप मैथ्स करते थे स्कूल में तो फ्रैक्शन निकाला करते थे आप, ठीक है। तो बेसिकली जो सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है कि आपने सेल के फ्रैक्शंस करने हैं, सेल के पार्ट्स, सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और सेल के पार्ट्स और उसके कंपोनेंट्स को आइसोलेट कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो सेल फ्रैक्शनेशन में बेसिकली हम यही कर रहे होते हैं कि सेल के पार्ट्स को हम अलहदा अलहदा कर रहे होते हैं। और अलहदा करने का मकसद क्या है कि हमने सेल के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना होता है या उनको देखना होता है, ठीक है, उनको एग्जामिन करना होता है। दैट्स व्हाई वी चूज दिस प्रोसेस विच इज नोन एज सेल फ्रैक्शनेशन, यानी सेल की फ्रैक्शनेशन, सेल को डिवाइड करना उसके छोटे छोटे पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में, ठीक है, सेपरेट करना बेसिकली। तो आइसोलेशन, अब आपके पास जो बुक में जो चीज लिखी हुई है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको क्या बता दिया, इसका एक जनरल ओवरव्यू दे दिया, दैट व्हाई डू वी डू दिस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट इज परफॉर्म, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। ये मैंने आपको अभी बताया कि जब हम आइसोलेट करते, सेपरेट करते हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स को, और क्यों करते हैं कि हमने उसकी कंपोजिशन को, केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना होता है, डिटरमाइन करना होता है इसकी कंपोजिशन को। तो उस के लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है सेल फ्रैक्शनेशन, मतलब सेल के फ्रैक्शंस करना और फिर उसको स्टडी करना, ठीक है। अब इसका मेथड क्या होता है? इसका मेथड मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे कि क्या उसके अंदर, बुक के अंदर आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी एक ऐसा स्पेसिमेन लेना है, कोई भी ऐसा फ्लूइड लेना है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हों। उस फ्लूइड को आपने क्या करना है, एक मशीन होती है खास किस्म की जिसको हम मोटर कहते हैं या होमोजेनाइजर कहते हैं, ठीक है। आपके पास, मेरे इस स्लाइड में तो मैंने डायग्राम नहीं दी हुई, बट आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई होगी, आप उसको देख सकते हो। तो उसमें आपको एक बीच में रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा और उसके एक साइड पर हॉरिजॉन्टली एक टेस्ट ट्यूब प्लेस होगी और दूसरे साइड पर एक और हॉरिजॉन्टली टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो टेस्ट ट्यूब है, दिस इज होमोजेनाइजर। अब आपने वो जो स्पेसिमेन था या जो वो फ्लूइड था जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स थे और जिसके सेल्स को आपने स्टडी करना है, सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, उस फ्लूइड को आपने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर या उस होमोजेनाइजर के अंदर डाल दिया, दोनों में डाल दिया। सपोज का टेस्ट ट्यूब ए है, मेरी राइट वाली टेस्ट ट्यूब बी है, लेफ्ट वाली, मैंने दोनों में क्या किया, दोनों के अंदर मैंने वो फ्लूइड डाल दिया जिसको मैंने स्टडी करना है, जिसके सेल्स को मैंने बेसिकली स्टडी करना है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, जब टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी दोनों के अंदर मैंने आपके जो फ्लूइड था मैंने उसको डाल दिया, होमोजेनाइजर बेसिकली जिसको मैं कह रही थी, उसके अंदर मैंने वो डाल दिया फ्लूइड। तो अब क्या होगा बेटा कि उसमें डालने के बाद मैं उस मशीन को ऑन कर दूंगी, ठीक है, उस मशीन को मैं ऑन कर दूंगी। अब मशीन जब ऑन करूंगी मैं, तो क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टली प्लेस है, तो जब मैं ऑन करूंगी, जैसे पंखा चलता है ना बेटा, ऊपर देखो अपनी छत की तरफ, तो पंखा कैसे चल रहा है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है आपका पंखा, ठीक है। सॉरी, पंखा क्या करेगा, राउंड राउंड मूव करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा बेसिकली। तो जब मैं इस मशीन को, जो आपके पास मोटर थी, ठीक है, उसको मैं ऑन करूंगी, तो पंखे की तरह ही ये बिल्कुल राउंड राउंड रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इमेजिन करो आप खुद से, जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड में इमेजिन करो कि ये काम कैसे करेगा। ये स्टार्ट करेगा मूव करना, जैसे ही मैंने बटन ऑन किया वैसे ही ये रोटेट करना, गोल गोल घूम करना, सर्कुलरली मूव करना, इसका ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको मूव करने के बाद मैं कुछ टाइम बाद बटन को दोबारा प्रेस करूंगी, मशीन ऑफ करूंगी, तो क्या होगा कि जब मैं इस मशीन को ऑफ करूंगी और जो मैंने टेस्ट ट्यूब रखी थी या जो मैंने होमोजेनाइजर रखा था जिसमें बहुत सारे, मैंने एक ऐसा फ्लूइड लिया था जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स थे जिसको मैंने स्टडी करना, तो अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि जैसे आप सपोज करो किसी क्लास में आप पानी लेते हो, ठीक है, उस पानी में आपने, जैसे गली में मिट्टी होती है, आपने उसको उठाकर डाल दिया और आपने उसको मिक्स किया, शेक किया। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो उसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे या जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो पहले जमीन पे बैठेंगे या पहले ग्लास के नीचे बैठेंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब आपने उस मिट्टी को डाला पानी में, उसको मिलाया, स्टिर किया, तो जो बड़े बड़े कंकरियां होंगी, जो पत्थर होंगे, जो हैवी होंगे, वो सबसे पहले नीचे बैठेंगे, ठीक है, और जो उससे लाइट होंगे वो बाद में बैठेंगे, और जो सबसे लाइट बिल्कुल रेत के पार्टिकल्स होंगे या तो वो जो है वो सबसे एंड में नीचे बैठेंगे, या वो ऊपर सरफेस पे फ्लोट करते रहेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद रहेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि वो लाइट है, उनका वेट कम है।
इसी तरीके से यहाँ पर भी ये भी ऐसे काम करेगा कि जब आप उसको स्पिन करवाओगे, रोटेट करवाओगे, गोल गोल घुमाओगे, ठीक है, उसके बाद जब आपने बटन अपना बंद कर दिया, ऑफ कर दी मशीन को, तो जो सेल के सबसे हैवी पार्टिकल हैं वो उस टेस्ट ट्यूब को जब आपने अलग किया तो क्या होगा कि जो सेल का सबसे ज्यादा हैवी पार्टिकल था, बड़े पार्टिकल्स थे सेल में, वो क्या होगे बेटा, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, जस्ट लाइक दैट सैंड, ठीक है, जिसको आपने ग्लास में आपने पानी लिया तो उसमें मिट्टी डाली थी तो उसमें जो बड़े बड़े कंकड़ थे, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, वो नीचे पहले बैठे थे। इसी तरीके से उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल सेल्स के होंगे वो उस टेस्ट ट्यूब के नीचे की साइड पे पहले बैठेंगे और नीचे की सरफेस पे आ जाएंगे, जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचो तो सेल का सबसे बड़ा पार्ट या पार्टिकल क्या होता है? सेल के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब आपने इसको पहले घुमाया था, रोटेट करवाया था, और फिर आपने उस टेस्ट ट्यूब को निकाला, होमोजेनाइजर को निकाल के आपने देखा, तो क्या हुआ, नीचे की साइड पे आपको हैवी पार्टिकल्स नजर आएंगे, और हैवी पार्टिकल से मैं क्या मेरी मुराद है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे हैवी पार्टिकल होता है, सॉरी सबसे पार्टिकल निकल रहा है मेरे मुंह से, पार्ट होता है सेल का। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा कि जो सेल का न्यूक्लियस है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। अब क्या होगा, जब मैंने नीचे की साइड पे न्यूक्लियस का जो सेटल हुआ था, मैंने वो देख लिया कि हाँ भाई न्यूक्लियस नीचे की साइड में बैठ गया है, तो मैं न्यूक्लियस जो नीचे की साइड पे बैठ गए हैं, जमा हो गए न्यूक्लियस बहुत सारे, उसको मैं उस पूरे सॉल्यूशन से या उस पूरे जो टेस्ट ट्यूब के अंदर मटेरियल मौजूद था उससे सेपरेट कर लूंगी, क्योंकि मैंने तो सेल के हर कंपोनेंट को स्टडी करना है ना बेटा। तो जब मेरे पास न्यूक्लियस सेपरेट हो चुका है तो मैं उस न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस मेरे पास बैठ गए हैं नीचे की साइड में, मैं उसको सेपरेट कर दूंगी फ्रॉम द मटेरियल दैट वाज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब जो ऊपर की साइड में मेरे पास मटेरियल मौजूद रहेगा, जो सेटल नहीं हुआ है, जो लाइट पार्टिकल्स ऊपर की साइड में मेरे पास मौजूद थे, न्यूक्लियस के अलावा जितना भी मटेरियल मेरे पास ऊपर टेस्ट ट्यूब में मौजूद था, मैं क्या करूंगी कि उस मटेरियल को, मैंने न्यूक्लियस अलग कर दिया, ठीक है, न्यूक्लियस अलग करने के बाद जो मेरे पास मटेरियल रह जाता है ऊपर की साइड में, मैं उस सुपरनेटेंट फ्लूइड, इसको कहा जाता है, जो ऊपर की सरफेस पे फ्लो मौजूद होता है, जो ऊपर की साइड पे ठहर जाता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज विच इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, उसको सुपरनेटेंट फ्लूइड कहा जाता है। अब सेपरेट करने के बाद जब मैंने न्यूक्लियस सेपरेट किया तो जो ऊपर की साइड में फ्लूइड मौजूद था, मैंने क्या किया, उसको, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, सेल का छोटा पार्ट होगा, मैंने उस सुपरनेटेंट फ्लूइड को दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फ्रेश टेस्ट ट्यूब में मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। अब मैं जब शिफ्ट करूंगी इसको नए टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं उसको शिफ्ट करूंगी सुपरनेटेंट फ्लूइड को, तो वो फ्रेश ट्यूब मैं क्या करूंगी, उस मोटर के साथ दोबारा अटैच कर दूंगी। उस मोटर के साथ अटैच करने के बाद मैं दोबारा उसको गोल गोल रोटेट करवाऊंगी, दोबारा उसको स्पिन करवाऊंगी। और मकसद क्या है स्पिन करवाने का? मकसद ये है, ठीक है, पहले मैंने स्पिन करवाया था, बहुत स्लो स्पीड पे करवाया था, तो क्या हुआ था, मेरे पास पहले न्यूक्लियस सेटल हो गए थे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हैवी पार्टिकल है। अब मैंने दोबारा उसको रोटेट इसलिए कराना है क्योंकि देखो बेटा, मैंने तो सेल के सारे कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना है ना, अभी तो मेरे पास सिर्फ न्यूक्लियस सेपरेट हुआ है। सेल में और कितनी सारी चीजें होती है, न्यूक्लियस के सॉरी आपके पास जो सेल होता है उसमें गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, राइबोसोम है, ये सब चीजें हैं ना बेटा, तो उन सब चीजों को भी तो मैंने सेपरेट करना है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से रोटेट करवा रही हूँ, उसको गोल गोल घुमा रही हूँ, स्पिनिंग एक्शन करवाऊंगी। सुपरनेटेंट फ्लूइड मैंने नए फ्लूइड उसमें टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट किया, उसको दोबारा से स्पिन करवाया, ठीक है, थोड़ी सी पहले के मुकाबले में मैंने तेज स्पीड से उसको मूव करवाया, और जब मैंने उसको थोड़ी सी तेज स्पीड से मूव कराया, फिर मैंने स्टॉप किया, अगेन पहले की तरह मैंने उसको देखा, तो मैंने क्या देखा कि जो और हैवी पार्टिकल्स बाकी रह गए थे उसमें वो नीचे की तरफ बैठ गए, और जो मजीद स्मॉल पार्टिकल्स थे वो अगेन ऊपर की साइड पर फ्लोट कर रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से बार बार ये प्रोसेस में रिपीट कर करके क्या करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता से जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं उनको मैं सेपरेट कर लूंगी और मैं आइसोलेट कर लूंगी। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, बेसिकली आपके पास इसी तरीके से होते होते जितने भी सेल के कंपोनेंट्स है वो सेपरेट होते जाएंगे। सपोज करो पहले मैंने सेल का न्यूक्लियस अलग किया, मैंने जब इसको दोबारा स्पिन करवाया तो मेरे पास और हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, जैसे आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस है, ये मेरे पास बैठ गया नीचे। अब मैंने क्या किया, जो जैसे मैंने न्यूक्लियस नीचे की तरफ बैठ गया था तो मैंने न्यूक्लियस को सेपरेट कर दिया था, इसी तरीके से मैं अब सेकेंड टाइम रोटेट करने के बाद जितने भी हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ गए ना बेटा टेस्ट ट्यूब में, मैं उनको अगेन न्यूक्लियस की तरह ही सेपरेट करूंगी, और जो सुपरनेटेंट फ्लूइड टेस्ट ट्यूब में बच जाएगा मैं उसको अगेन नए टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करूंगी, दोबारा से उसको गोल गोल घुमाऊंगी, ठीक है, स्पिनिंग एक्शन करवाऊंगी, और फिर जो मेरे पास फ्लूइड नीचे रह जाएगा
जो मेरे पास कंपोनेंट्स नीचे की तरफ बैठ जाएंगे मैं उनको अगेन सेपरेट कर दूंगी, आइसोलेट कर दूंगी। इसको इस तरह से समझो कि सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियस सेपरेट हुआ, आपने उसको दोबारा स्पिन करवाया तो आपके पास गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेपरेट हुआ जो हैवी पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस से कम मगर बाकी पार्टिकल से ज्यादा हैवी है। अब आपने जब इसको तीसरी दफा घुमाया तो जो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है। उसकी आप एग्जांपल ले लो, जैसे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे होते हैं थोड़े से, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये आपके पास सेपरेट हो जाएंगे तीसरी बारी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है और इसको क्या कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को सेल्फ फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। और जो आप रोटेट करवा रहे हो, जो आप उसको मूव करवा रहे हो राउंड राउंड, ठीक है, उस वाले पार्ट को, उस वाले स्टेप को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पढ़ के आए होगे, ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड टू रोटेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप उसको गोल गोल घुमाते हो, ठीक है, स्पिनिंग एक्शन करवाते हो, तो उस स्टेप का खास नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन या फिर आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, ठीक है। समझ में आई ये बात या नहीं बेटा? अगर नहीं आती तो चैट बॉक्स में टाइप करो, अनम्यूट मत करना क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी, चैट बॉक्स में टाइप करना। इज इट क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है बेटा? अगर किसी को भी कोई, मनाहिल यस, सहरीम यस, अच्छा, किसी को भी कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि लास्ट क्लास में नहीं आपको, आप लोग को समझ में आया था नहीं, बिकॉज नेट का इतना मसले मसाइल थे, ठीक है, ठीक है, फिर सबको आ गया है समझ में, ठीक है। एक काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये रीड नहीं किया तो मैं रीड कर लेती हूँ ताकि कोई पॉइंट अगर हमसे मिस हो गया हो तो हम उसको भी देख सकें। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक ओपन अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स इन आइस कोल्ड एनवायरनमेंट। अच्छा, जो आपने सेल्स लिए थे, जो फ्लूइड लिया था जिसमें बहुत सारे सेल थे, उसके लिए ये प्री रिक्विजिट है दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज आइस कोल्ड, ठीक है, ठंडे एनवायरनमेंट में और बर्फ की तरह ठंडा एनवायरनमेंट हो, उसमें ये काम होना चाहिए। द सेल्स आर प्लेस्ड इन होमोजेनाइजर, ठीक है, मोटर उसके अंदर आपने प्लेस करना है, और इस सेल्स, द फ्री कंटेंट ऑफ सेल्स आर सब्जेक्टेड टू अ स्पिनिंग एक्शन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको बता दिया, जो आपने स्पिन करवाया था, रोटेट करवाया था, राउंड राउंड मूव करवाया था, उस स्टेप को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। एट अ लो स्पीड, ठीक है, जब आपने पहली दफा उसको रोटेट करवाया स्लो स्पीड पे, तो बड़े पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ गए इन द सेडिमेंट, मतलब जो नीचे की साइड पे फ्लूइड रह जाएगा नीचे की सरफेस पे, दैट इज नोन एज सेडिमेंट। सेल न्यूक्लियस बेटा बिकॉज इट इज द हेवीएस्ट पार्टिकल, ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल्स आर स्टिल इन द सुपरनेटेड फ्लूइड, ऊपर की साइड में जो भी पार्टिकल्स थे वो सुपरनेटेड फ्लूइड था, तो आपने क्या किया, विच कैन बी पोर्ड इनटू अ फ्रेश ट्यूब। मैंने न्यूक्लियस सेपरेट कर दिया और ऊपर की साइड में जो फ्लूइड था मैंने उसको क्या किया, नए फ्रेश ट्यूब में मैंने उसको डाल दिया, नई ट्यूब में उसको जो है वो सेपरेट कर दिया, ठीक है। और क्या किया, दोबारा से मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दी थोड़ी हाई स्पीड पे, ताकि छोटे पार्टिकल्स सेटल हो सके, ठीक है, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स तो लो स्पीड पे भी बैठ ही जाएंगे, तो जो बाकी बड़े छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लिए मुझे स्पीड को तेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन एट अ हायर स्पीड अंटिल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैव बीन सेपरेटेड आउट, उस वक्त तक मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवानी है, ठीक है, जब तक छोटे से छोटा पार्टिकल मेरे पास सेपरेट होके ना आ गया हो, ठीक है, उस वक्त तक मैंने इसको रोटेट करवाना है और मूव करवाना है। Have been separated out, the various cell fractions can then be biochemically analyzed. जब आपने सबको सेपरेट कर दिया, सब आपके पास कंपोनेंट्स आ गए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बायोकेमिकली एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि हमने ये किया क्यों था, ये लाइन देखो, हमने क्यों किया था, इसलिए किया था ताकि वी कैन डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पार्टिकल्स आ चुके हैं, कंपोनेंट्स आ चुके हैं, तो हम इसको बायोकेमिकली एनालाइज करेंगे, उसके केमिकल्स को देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर फंक्शन पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज मेंट बाय दिस होल प्रोसेस। ये शॉर्ट आंसर में बहुत आता है बेटा, तो इसको अच्छे से याद करना और समझ के पढ़ना, जितना मैंने बताया है उसको दिमाग में रख के, और रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, ये कहानी की तरह याद कर लो ना, कि इस तरह से ये हुआ था, मैंने पहले लिया उसको मोटर में प्लेस किया, रोटेट करवाया, सेल को, न्यूक्लियस को सेपरेट किया, फिर उसको सेपरेट किया, कहानी की तरह याद कर लो, अपने वर्ड्स में, अपने ओन वर्डिंग में लिख दो, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू रोट लर्निंग, आप उसको रट्टे मारते रहो, ये बहुत ईजी चीज है, अगर आपको एक दफा समझ में आ जाए देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, नो नीड टू डू रोट लर्निंग, ठीक है। उसको बिल्कुल एवं याद करने की जरूरत नहीं कि आप रट्टे मारते रहो, इसको समझ के करो तो इट इज वेरी इजी टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे आ जाओ, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स मैंने कई दफा आप लोगों से किया हुआ है डिस्कस, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा सा अगर तुम लोग टाइप करके बता दो कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की एग्जांपल दे दो, चलो।
प्रोकैरियोट की यूकैरियोट की एग्जांपल दे दो जल्दी से, और इनका जो मेन डिफरेंस है वो अगर कोई मुझे बता दे। अनम्यूट मत करना बेटा, अगेन आई कैन नॉट लिसन यू गाइस, ठीक है, यू गाइस आर नॉट ऑडिबल। तो टाइप कर दो, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स की है, मिनाइल एक्सीलेंट एक्सीलेंट अरीबा, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कैन यू गाइस टेल मी दैट एज वेल? व्हाई डू वी क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट क्लासेस? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, एक्सीलेंट निम्रा किस में नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो किस में नहीं होती? प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। तो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ह्यूमंस बीइंग यूकैरियोट, वेरी गुड तहरीम, ठीक है। सो इट्स गुड दैट यू गाइस आर पार्टिसिपेटिंग एंड यू गाइस नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है बेटा, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, तहरीम, अरीबा, निम्रा एंड मनाहिल। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं कि हम इसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं, ठीक है। कई दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, सो आई थिंक दैट इट वुड बी इजी फॉर यू गाइस। अच्छा, ये जो है ना, ये पता नहीं हेडिंग यहाँ पे मिस, मैंने स्लाइड बनाई थी तो क्यों हो गई, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव एटलीस्ट अराउंड 12 मिनट्स, तो ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स इसको थोड़ा जल्दी से गो थ्रू करते हैं, ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो आई डोंट थिंक सो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब अर्ली, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू, क्यूरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब जो बेसिक डिफरेंस है वो न्यूक्लियस में ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है, इस वजह से हम दोनों को अलग अलग नाम देते हैं। प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द सेल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो अगर किसी भी चीज की बाउंड्री प्रॉपर नहीं होगी तो उसका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर उसकी बाउंड्री प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बहुत इरेगुलर होगा। न्यूक्लियस का जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर बहुत इरेगुलर होगा, क्योंकि उसको सराउंड करने वाली, उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर मेंटेन रखने वाला, उसका फिक्स शेप मेंटेन रखने वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसका न्यूक्लियर मैटर बहुत इरेगुलर होता है, क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि इफ यू सी ऑन द राइट हैंड, ठीक है, तो यूकैरियोट्स के पास एक ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं हम इसको ट्रू, इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज द प्रॉपर मेम्ब्रेन, इट हैज अ न्यूक्लियोलस, इट हैज द प्रॉपर न्यूक्लियस, जो आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल है वो होता है, ठीक है। एंड डेवलप्ड एनिमल्स में ये या डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, तो दे आर नोन एज यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स पे देखो आप, तो न्यूक्लियर मटेरियल कैसा होता है, कॉइल्ड एंड कंसंट्रेटेड इन अ रीजन ऑफ सेल व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियोइड। अगेन बिकॉज इसकी प्रॉपर बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सो द ओरिजिनल शेप ऑफ दिस मटेरियल इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरी इरेगुलर। और जो कंसंट्रेटेड इसका जितना भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बेटा ये ब्लैक से लिखना न्यूक्लियोइड वाला पार्ट, और ये याद रखना कि प्रोकैरियोट्स ऐसा नहीं है कि उनके अंदर न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो होता ही नहीं है, ऑब्वियसली होता है, हर चीज में जेनेटिक मटेरियल होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑब्वियसली ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हो, मगर क्योंकि उनकी प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती तो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स है। जो उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है बेटा, कॉइल्ड होता है, ठीक है, कॉइल्स की फॉर्म में होगा, कंसंट्रेटेड होता है सेल के अंदर, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, उसका नाम हम क्या रखते हैं, न्यूक्लियोइड उसको कहा जाता है। They do not have membrane bound structures like माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो होता है, आपको ग्रीन पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा होता है प्लांट को, लीव्स को, ठीक है, जो स्टेम है उसको। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनेल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब उनको मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। जबकि आप यूकैरियोट्स में देखो तो तीसरा पॉइंट यूकैरियोट्स का आप देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके पास न्यूक्लियस भी ट्रू है, तो ऑब्वियसली इसके पास बाकी स्ट्रक्चर्स भी डेवलप्ड होंगे, हाईली डेवलप्ड होंगे और प्रॉपर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, अभी मैंने आपको बताया, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, ये सब इसके पास मौजूद होंगे, ठीक है। गोल्जी एपरेटस आपको पता है प्रोटीन पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है, प्लास्टिड्स आपको ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, इन सब ऑर्गेनेल्स का फंक्शन, लाइसोसोम का क्या काम होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक हो गया।
अब आप प्रोकैरियोट्स पे देखो बेटा, तो एक नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि दे हैव मीसोसोम्स। अब ये मीसोसोम्स क्या होते हैं? Mesosomes are basically foldings of plasma membrane responsible for respiration, photosynthesis and nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो वर्ड है, ये मुझे याद पड़ा है कि मैंने पिछली क्लास में, पता नहीं शायद आप में से किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था। याद है किसी को? तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। मैंने बताया था शायद ल्यूमिनस फैमिली से रिलेटेड कि ये क्या होता है। तो अगर किसी को याद है तो दे कैन एक्सप्लेन इट इन द चैट बॉक्स। यस जी मनाहिल, इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बट व्हाई? टाइप करो, मैं वेट कर रही हूँ, आप टाइप करो अगर पता है तो। जो लास्ट क्लास में थे उनको याद होना चाहिए, मैंने बताया था ये क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर ये नहीं है तो प्लांट का कलर येलो हो जाता है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो प्लांट का कलर जो है वो येलो हो जाता है, ठीक है। मेक दिस थिंग क्लियर। नाइट्रोजन ना होने से कलर जो है वो येलोइश सा हो जाता है, इसको क्लोरोसिस कहा जाता है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से कलर येलो होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? मैंने बताया था बेटा लास्ट क्लास में, चलो खैर है। बेसिकली एयर में से नाइट्रोजन लेकर प्लांट्स को देते हैं। हाँ निम्रा मसरूर, वेरी गुड, ठीक है। नाइट्रोजन को बेसिकली एयर में से लेकर फिक्स कर रहा होता है प्लांट अपने अंदर, ठीक है। तो ये बताया था मैंने, तो निम्रा ने सही बताया। नाहिल ने भी बात ये सही कही कि येलो हो जाता है कलर, बट येलो क्यों होता है ये याद रखो कि ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी तो नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, और नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट का कलर येलो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द होल रिलेशनशिप बिटवीन येलो कलर और ये जो डेफिशिएंसी है। अच्छा, अब मीजोसोम क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है, ठीक है। सेल वॉल होती है, सेल वॉल तो खैर प्लांट्स में होती है सिर्फ, बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अब जो सेल वॉल है या प्लाज्मा सॉरी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाए या धस जाए, ठीक है, ये आपको मैं जो है वो थोड़ा एनोटेट करके बताती हूँ। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 78%। एक्सीलेंट मनाइल, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इसका मतलब याद है आपको, वेरी गुड, ठीक है। ये देखो बेटा, ये आपके पास सपोज करो, मैं आपको बताती हूँ, ये आप जो एनोटेशन है उसको जरा देखो। जैसे ये बेटा मेरे पास ये पूरी मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, या आप सरफेस कह लो, ठीक है। ये पूरी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस है। अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा अंदर की तरफ धस जाती है, ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है या अंदर की तरफ धस जाती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को मैं क्या कहती हूँ? मीजोजोम, ठीक है। इसको मीजोजोम कहा जाता है, ठीक हो गया। ये जो आपके पास है ना बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, सॉरी ये एक सेकेंड रुको, जो आपके पास है दिस इज नोन एज मीजोसोम। अंदर की तरफ बेसिकली जब सेल मेम्ब्रेन मूव करती है ना, ये देखो दिस इज नोन एज, ये जो पार्ट है ना आपका, दिस इज नोन एज मीजोसोम। सेल मेम्ब्रेन की अच्छी खासी सरफेस चल रही थी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, अचानक से क्या हुआ, ये अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो फोल्डिंग्स है, दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज मीजोसोम। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम बहुत आपने अच्छे से याद रखना है। ये जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछते होते हैं कि मीजोसोम क्या होता है, तो आपको ये रट लेना है कि इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन रेस्पायरेशन, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में लंग्स तो होंगे नहीं ना बेटा, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया है ना, इनके पास लंग्स होंगे ना, इनके पास एल्वियोलाई, ये सब चीजें, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो अब ये रेस्पिरेशन किस तरह से करते हैं? ऑब्वियसली छोटे ऑर्गेनिज्म से, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म से, तो ये मीजोसोम के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेजिनेशन हो जाती है यहाँ पे, इनफोल्डिंग हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो आपने याद रखना है मीजोसोम क्या है, दे आर सिंपल इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला काम इसका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। बेसिकली बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली कि गैस एक्सचेंज के थ्रू हम बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखें, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस,
ठीक है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कुछ खास इनकी टाइप्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना रहे होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से हो रही होती है, ठीक है, उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। बेसिकली ये प्लांट के अंदर तो फूड बनाता है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया भी इसको अपने फूड बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं, कुछ खास किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो मीजोजोम भी जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ हद तक रोल प्ले कर रहा होता है। दूसरी बात जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन पहली बात, दूसरी बात फोटोसिंथेसिस। तीसरा काम जो मीजोजोम कर रही होती है वो काम क्या होता है, वो काम ये होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रही होती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स के अलावा बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया भी कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा मैंने पहली क्लास में ये बताया था कि इन्वायरमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। कार्बन डाइऑक्साइड शायद 0.04 टू 0.03 इतना परसेंट होता है। तो जो नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट के अंदर, जब प्लांट या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया हैं या साइनोबैक्टीरिया है वो एयर के अंदर से जो नाइट्रोजन एयर में है, या फिर जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, सॉइल के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होती है, सिर्फ एयर के अंदर नहीं। अब जब ये इस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी के लिए यूटिलाइजेबल फॉर्म में चेंज कर रही होती है, और ये कैसे कर रही होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू। कि जो प्लांट और जो बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट से या फिर सॉइल से जो नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं या बॉडी के लिए यूजेबल फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है। और ये काम बेसिकली इन प्रोकैरियोट्स में कौन कर रहा है, मीजोजोम कर रहे हैं। इसका 3 फंक्शन, मीजोजोम की 3 फंक्शंस है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एग्जांपल इसकी आपको पता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है। अब यूकैरियोट की बेसिकली क्या एग्जांपल्स है, यूकैरियोट की ह्यूमंस यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, उसके अलावा यूकैरियोट यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरी समझ में आती है। मीजोसोम वाले चीज में कोई कंफ्यूजन है या वैसे है तो आप लोग टाइप कर सकते हो। मीजोसोम क्लियर है बेटा, बाकी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बट अगर है कोई सवाल तो आप लोग टाइप करो, नहीं तो फिर हम सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्टार्ट करना है। किसी को सवाल है बच्चों? मीजोसोम समझ में आया आप लोगों को? मीजोसोम से रिलेटेड कोई सवाल है तो जल्दी पूछो। क्लियर है, चलो ठीक है, इसका मतलब आप लोग को आ गया समझ में। ओके, बिफोर मूविंग आउट टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, आई वांट यू ऑल टू टेल मी समथिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या पता है? कुछ पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता सकते हो? आउटर लेयर ऑफ द सेल, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल, सही है। और इसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता है कि कैसी कैसी लेयर्स होती हैं इनमें, कैसा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? एनी आइडिया? न्यूक्लियस को सराउंड कर देती है? न्यूक्लियस को नहीं बेटा, बेसिकली ये पूरे सेल को ही सराउंडिंग देती है, न्यूक्लियस को तो नहीं देती, खाली थिन स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, सही है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है, अच्छा बेटा अभी किसने लिखा था, शायद निम्रा ने, न्यूक्लियस को नहीं, है पूरे सेल को सराउंड कर रही होती है। ठीक है, न्यूक्लियस को तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड कर रही होती है। अच्छा, तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम सिर्फ इंट्रो पढ़ लेते हैं, बिकॉज वी ओनली हैव 4 मिनट्स, तो हम ये स्ट्रक्चर शायद ना स्टार्ट कर पाए। बट एनीवेज, ऑल सेल्स आर enclosed in a membrane that serves as the outer boundary separating the cytoplasm from the external environment। ये लॉन्ग में आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो है ना क्वेश्चन 7 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आपका लॉन्ग का सवाल है। इसमें आपसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछते हैं, उसका स्ट्रक्चर पूछते हैं, उसका फंक्शन पूछते हैं,
उसके अंदर जितने प्रोटीन्स होते हैं वो पूछते हैं, ठीक है, और भी 2-3 चीजें हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पूछते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको याद करना होगा। फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, वेरी गुड निम्रा, ठीक है, फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, वेरी गुड। अच्छा, तो अब आपके पास ये मैं आपको बता रही थी कि ये लॉन्ग में आता है, सही हो गया। मनाहिल आप टाइप कर दो बच्चे, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगी। मैंने आपको बताया कि आज मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए, मैंने सिर्फ माइक लगाया हुआ है। तो अगर आपको कोई सवाल या कुछ बोलना है तो आप ना टाइप कर दो चैट बॉक्स में, ठीक है। मिस गलती से हो गया, चलो खैर है। अच्छा, ऑल सेल्स आर इंक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी कि जितने भी सेल्स हैं उनको सराउंड किया हुआ होता है आपके सेल मेम्ब्रेन ने, जो उसकी आउटर बाउंड्री के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। और उसका काम क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा होता है। ऑब्वियसली बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस भी आ जाता है उसमें। ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो सेंटर ऑफ द सेल में मोस्टली मौजूद होता है, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल निम्रा, ठीक है, वेरी गुड। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है सिलेक्टिव परमिएबल? तो आपने कह दिया, बट व्हाट डज इट मीन? दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इट अलाउज द सेल टू टेक अप एंड रिटेन सब्सटेंसेस। इसका काम बेसिकली क्या होता है, फंक्शन इसके आगे बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इसका काम होता है कि सेल को एक तो प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसकी आउटर बाउंड्री बनाना कि सेल का एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करना, पहला काम। दूसरा काम इसका शेप इसका मेंटेन रखना होता है सेल का। ऑब्वियसली ये बाउंड्री जब बनेगी तो एक प्रॉपर शेप सेल को मिलेगा, ठीक है, दूसरा काम। तीसरा काम क्या होता है इसका, जो सब्सटेंसेस सेल को एक्सचेंज करने होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, तो जो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या आयंस हो रहा होता है वो इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का ये सारे काम होते हैं। अब वो एक्सचेंज कैसे हो रहा होता है, वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में है। आगे लिखा हुआ है कि फेगोसाइटोसिस होती है, पिनोसाइटोसिस होती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो बेसिकली अभी क्या समझ लो आप लोग इतना कि सेल मेम्ब्रेन का काम एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। शेप को मेंटेन रखना और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। अब इसका अपना स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, ठीक है। बायलेयर का मतलब 2 लेयर्स होती है, फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है या बायलेयर होती है, जिसके डिटेल में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कि कैसी होती है और इसका फायदा क्या होता है और इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इसके फंक्शंस क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है। जब भी आप सेल मेम्ब्रेन का नाम सुनो तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर इसका बेसिक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, तो ये जो है ना आप बुक के अंदर अंडरलाइन कर लो, ये जो चीज है ना, डबल लेयर बायलिपिड लेयर ऑफ लिपिड बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये ब्लैक से लिखना जब भी क्वेश्चन आए, और ये याद भी आपको होना चाहिए कि ये लिपिड बायलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। कोई और सवाल है बेटा? वी हैव लेस देन अ मिनट, जल्दी से पूछ लो अगर कोई सवाल है तो। सिलेक्टिव चीजों को जाने देती है, वेरी गुड निम्रा, ठीक है। हर एक चीज को अलाउ नहीं करती है, ठीक है, थोड़ी नखरीली होती है सेल मेम्ब्रेन के, हर एक को नहीं जाने देती, सिर्फ खास खास लोग जो इसको अच्छे लगते हैं सिर्फ उन्हीं को आने देती है, सबको नहीं आने देती, ठीक है। आई थिंक कोई सवाल और नहीं है। मीटिंग इज जस्ट अबाउट टू एंड, 1 मिनट से भी कम है, तो चलो बेटा मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। आई डोंट थिंक सो यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। याद क्या रखना है आपने, फॉस्फोलिपिड बायलेयर और सिलेक्टिवली परमिएबल भी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या होता है, ठीक है बेटा। तो अल्लाह हाफिज।